आप देखिए इसके बाद बनारस की चैती कैसे गाई जाती है, खास बनारस की चीजें हैं। साहित्य देखें कि नागरी नवेली, महारानी राधिका सोई हैं तो स्वप्न क्या देखती हैं कि नागरी नवेली अलबेली वृषभान जू के जेवर जड़ाऊ नख सिखलो सजायो है, तो फूलन की सेजन पे सोए रही चंद्रमुखी। बनारस देखिए माइग्रेशन है, तो जीनियस का यहाँ पर असेंबलिंग हुई, हर क्षेत्र का मास्टर यहाँ आया, क्योंकि कदर यहाँ पर थी, कला की कदर, विद्वता की कदर, कलाकार की कदर। मैं रमन शंकर, मेरे पिता ट्रेडिशनल ज्वेलर हैं, हम लोग गुजरात को बिलोंग करते हैं। गुजरात छोड़ा हम लोगों ने 500 साल पहले, और गोलकुंडा की माइनिंग के लिए हम लोग को, डायमंड माइनिंग के लिए हमारे परिवार को बुलाया गया था, जिसकी ट्रीज में आपकी डिटेल है। तो वो एक्सप्लोर करने के बाद हम टीपू सुल्तान और हैदर अली के ज्वेलर हो गए। आप जानते हो कि टीपू सुल्तान ऐसे तो बहुत बहादुर आदमी था, मगर कुछ कमियां थी उसके अंदर। वहाँ का जो देसाई था उसका प्राइम मिनिस्टर था। देसाई से हमारे परिवार के संबंध बहुत अच्छे थे। देसाई ने हम लोगों को आधे घंटे पहले वार्न किया कि वो लूटने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोमिनेंट ज्वेलर थे, काफ़ी दौलत थी। मांगता तो शायद दे देते, मगर उसके साथ वो कुछ बदतमीजियाँ करता था, और डिबॉचरी तो थी, इसी की वजह से लोकप्रिय नहीं हो पाया वो। हमें आधे घंटे के अंदर मैसूर छोड़ना पड़ा, और वहाँ से जब निकले हैं हमारे परिवार के सदस्य, अंदाज नहीं लग पाया, और हम लोग नियरेस्ट बनास के आ गए। बात आ गए तो मेरे पूर्वजों को हुआ कि धार्मिक नगरी ईश्वर ने भेज दिया, तो अब यहीं पर सेटल करेंगे। इस तरह से मेरी फैमिली का यहाँ पर लगभग 1800 में आगमन होता है। मेरा नाम अरुणा है। अपने से अपने परिवार के बारे में बोलना बहुत कठिन काम होता है। बनारस भी हम लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, तो आने लगे लोग, रहने लगे। फिर ये शहर थोड़ा सा कंजेस्टेड होता गया, तो उस वक़्त एक बड़ी परिपाटी थी कि जो लोग रईस जिनको कहते हैं, जो शहर में रहते थे, तो वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ, शहर से थोड़ा बाहर की तरफ एक अपना मकान बनाते थे, एक स्थान जितना जिसको हो। तो वो शुरुआत थी कि नंदन साहू लेन से महमूरगंज में मोती झील अजमतगढ़ पैलेस के नाम से बनाया गया। बहुत बड़ा पैलेस था। जो ये गढ़ बोला जाता था बनारस के, 84 रत्नों के जानकार यहाँ बैठते थे। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 35-40 साल पुरानी बात। 84, 84 टाइम आइटम्स को जानना, खरा खोटा पहचानना। ज्वेलर लिमिटेड थे, 4-5 हज़ार पूरे हिंदुस्तान में थे, तो हम लोग एक परिवार की तरह होते थे। किसी गांव में पता लग जाए कि ज्वेलर आया है, बनारस से आया, बम्बई से आया, कहीं से भी, और वहाँ कोई ज्वेलर है, सब जानते थे कि कौन सी पार्टी का है। देखिए कैसी गजब की बात थी। और कोई तरीके की ज़रूरत पड़ गई उसको, पैसे से लेके किसी सुरक्षा तक की, वो जिम्मेदारी वो लोकल ज्वेलर की होती थी। लोग जानते थे कि फला सूरत में फला ज्वेलर है, वो पारिवारिक है, तो 300 साल का है, 400 साल से चला आ रहा है। जैसे हम लोग का यहाँ 10 पीढ़ी हो गई। कि जौहरी में देखिए पहले क्या होता था, टैक्स लगता था। जो दूसरे जौहरी आते थे 2 कौम को छोड़ के, एक खेड़ावाल ब्राह्मण जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, और एक कोसवाल जैन, ये 2, इनके ऊपर टैक्स नहीं होता था। 1950 तक ऐसा था कि जौहरी होना आसान नहीं था। ये जो पगड़ी वाले बैठे हैं ना, इतने तरीके के क्वेश्चंस करते थे कि जौहरी, और बैकग्राउंड देखा जाता था, तरह तरह की बातें, तब उसको एंट्री मिलती थी। बहुत मुश्किल था। गुलाबी मीना होता केवल बनारस में था।
और यहाँ पर बहुत सारे राजा रजवाड़े आते थे जो धार्मिक उससे कि अब हम सब अपने जीवन के सब काम पूरे कर लिए और हम यहाँ आराम से रहेंगे। ऐसे लोगों ने उसको बहुत बढ़ावा दिया क्योंकि उसमें कला थी और वो कला अन्यत्र कहीं नहीं मिलती थी। पहले ये काम जयपुर, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर इन सब जगहों पर होता था, लेकिन इस समय जयपुर लाल मीना के लिए प्रसिद्ध है और बनारस गुलाबी मीना के लिए प्रसिद्ध है। और ये सभी काम ज्वेलरी के पीछे भाग पर होता है, गले का, कान का, हाथ का। और आगे की तरफ जो होता है उसको कुंदन का काम कहते हैं। कुंदन का काम क्या होता है कि उसके ऊपर में सफ़ायर या डायमंड के पीसेस जड़े जाते हैं और उसके चारों तरफ प्योर गोल्ड की लीफ लगाई जाती है, उसको बोलते हैं कुंदन का काम। वो एक ख़ास चीज़ है, वो डायमंड ज्वेलरी में वो चीज़ नहीं मिलेगी, सोने की ज्वेलरी में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि पिंक एनामेलिंग में मिलती है, इसलिए इसको लोग बनवा के रखते हैं। और वास्तव में ये गुलाबी मीनाकारी इतनी सुंदर होती है कि पहनने वाला सोचता है काश ये भाग ऊपर होता, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, वो तो पीछे गले में हो जाता है, सामने तो डायमंड कुंदन का काम दिखता है। We are right now at the National Museum Jewelry Gallery. So the piece that we are seeing over here, it is a Banarsi har. It is said that meenakari, and it is always done on the reverse of the jewel. So that's why there is, when one wears meenakari, there is a very intimate relationship that the person has with the jewelry, because jewelry connects, touches the surface of the skin, metaphorically touching the soul of the person. गुलाबी मीनाकारी की जो कुंदन ज्वेलरी है उसको बनाने के लिए सबसे पहले घाट बनता है। घाट बनने के बाद जब घाट तैयार हो जाता है तो उसके बाद छिलाई का काम होता है। छिलाई जब पूरी हो जाती है तब मीने का काम चालू होता है। बहुत कठिन काम है और कई स्टेज से ये गुजरता है ये काम। इसके एक स्टेज नहीं है, कई स्टेज, और इसके अंदर कई कारीगर लगते हैं, तब जाकर के ये गुलाबी मीनाकारी की ये ज्वेलरी तैयार होती है। इसमें जब बाहर से थ्रेट उत्पन्न हुआ कि बाजार में नकली सामान बनने लगे, एल्युमिनियम से बने हुए उत्पाद इसकी जगह रिप्लेस करने लगे, नकली पेंट लगा करके लोग गुलाबी मीना के रूप में बेचने लगे, तो उनके कारीगरों ने, शिल्पियों ने इस बात की शिकायत हमसे की कि अगर बाजार में नकली उत्पाद बन रहे तो हमारा सामान बचेगा कैसे। तो उसी समय हमको लगा कि इसका लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा परंपरागत क्राफ्ट है। और 2012-13 के सत्र में हमने जीआई का एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए चेन्नई की कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल किया यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर ग्रुप के साथ में, और 2014 के एंड में ये गुलाबी मीना को इसका जीआई पंजीकरण का दर्जा मिला और ये देश की बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल हुआ। और ये पहचान ऐसी है जो केवल भारतवर्ष नहीं बल्कि विदेशों में भी जो म्यूजियम्स हैं, जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, आर्ट डीलर्स हैं, ज्वेलरी जो डील करते हैं, दे वेरी वेल नो अबाउट पिंक एनामेलिंग। एक समय यहाँ था, यहाँ बहुत बड़ा उद्योग तो कोई बनारस में था नहीं, जमींदारी थी या छोटा मोटा और दूसरा काम लेन देन का ये होता था। तो एक समय के बाद जब उद्योग नहीं होने से परिवारों में, पुराने परिवारों में जमींदारी चली गई, तो उनके आय का कोई प्रमुख साधन नहीं था। तो रुपए की ज़रूरत के कारण लोगों ने, क्योंकि वो उस समय उनके पास इफ़रात हुआ करता था, अब जैसे किसी के पास गुलाबी मीना है तो एक पीस नहीं है, 10, 12, 15 पीस है, तो उसको वो बेचने में हिचकते नहीं थे। जब बाहर गई और बाहर के लोगों ने उसको
उसको पसंद किया और उसके प्रति आकर्षित हुए तो उनके दाम बढ़ गए और तब तक काफ़ी चीज़ें बाहर निकल गई थी। मैं कमर्शियल दुनिया में लगा हुआ था डायमंड की। इसी दरमियान मिसेस पीपल जैकर से मुलाकात होती रहती थी। मैं एक बार गया, जबकि वो रिवाइवल की फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तैयारी कर रही थी, तो मैं बॉम्बे में उनसे मिलने गया। उन्होंने पिंक के बारे में कुछ बात करना शुरू किया। मैं बड़ा खुश होकर बता रहा था उन्हें, हालांकि जानता कुछ नहीं था। बड़े गौरव से बात कर रहा था। उन्होंने व्यंग कसा मुझे, क्या रमो ऐसा करना, लंदन म्यूजियम में जाना और हाथी 56 इसकी करके बोलना कि वंस अपॉन ए टाइम बनारस वाज सो ग्रेट एंड सो एक्सलेंट, कुछ करना मत, पिंक खत्म होने जा रहा है। ये 1980-81 के अराउंड की बात है। मेरा मन जरा बड़ा झटका खा गया इधर से कि हाँ वाकई किसी आदमी ने जैसे ठोक के मुझे कहा कि तुमने जन्म लिया, तुमने वहाँ नमक खाया, तुमने वहाँ पढ़े बड़े, तुमने बनारस के लिए क्या किया। जब गुलाबी मीनाकारी का एक समय के लिए काम बंद हो चुका था, एक समय के लिए काम बंद हो चुका था, फिर जब रमाशंकर पंड्या जी जब बनारस आए मुंबई से, तब इस काम की फिर से अंदर जान आई। इसके जो कद्रदान हैं वो उस तरह की ज्वेलरी को जब देखेंगे तो पहले वो पीछे का भाग ही देखते हैं। खरीदने के पहले वो पीछे का मीना देखते हैं कि पीछे का मीना कितना रिफाइंड है, वो डिज़ाइन कितनी रिफाइंड। और एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मीनाकार है वो आर्टिस्ट होता है। तो इस तरह के आर्टिस्ट हुआ करते थे, इन उस्तादों से ये शिक्षा लेते थे। ये जो मीनाकार हैं, ये जो मीनाकारी शब्द है ये पर्शियन शब्द है, वो वहीं से आया है। इस मीनाकारी, इसको वहाँ गुलकारी भी कहते हैं। हाँ, और ये जो मीनाकारी है ये भारतवर्ष में मुग़लों के समय से, अकबर के समय से ही ये प्रचलित है, क्योंकि अकबर के समय का जो इतिहासकार है अबुल फजल, उसने अपने बुक आईने अकबरी में मीनाकारी का बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके ओरिजिन के लिए ये कहा गया है कि कैसर आगा जो था वो काबुल से आया था और काबुल में उसने गुलाबी मीनाकारी सीखी थी। और 18वीं शताब्दी में आसफ उद्दौला जो अवध का नवाब था, उसके समय में कैसर आगा ने वहाँ के जो सुनार थे, गोल्डस्मिथ्स थे, उसको गुलाबी मीनाकारी उसने सिखलाया। तो बनारस के जो आर्टिजन्स थे, जो गोल्डस्मिथ्स थे, उन्होंने भी कैसर आगा और उसके आर्टिजन से ये गुलाबी मीनाकारी सीखी थी। और उसके बाद तो ये आर्ट, ये पिंक इनामलिंग इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बाद में फिर बनारस और अवध के एरिया को पिंक इनामलिंग के लिए ही जाना जाने लग गया था। ये हमारे पास में करीब पुराना हमारा ख़ानदानी जो है कि ये चीज़ें हैं, इसको छपका बोलते हैं। और ये ऐसे जो है कि ये सिर पे जो है कि आता था, ये ऐसे फंस करके ये ऐसे आता है। ये कम से कम 250 से 300 साल पुराना काम होगा। गुलाबी मीनाकारी जो नई जो है कि हिंदुस्तान और बनारस में आई हुई थी, तो उस समय गुलाबी मीनाकारी के साथ में ब्लू कलर जो है कि यूज होता था ज़्यादा, क्योंकि ईरान में जो काम होता था उसमें ब्लूपन ज़्यादा होता था, मुस्लिम लोगों को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद आता है। ये गुलाबी मीना अब मिलना बंद हो गया, क्योंकि जो इसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो लाहौर में जो है कि एक फैमिली थी, वो काम ये बनाती थी, ये वाला भरुआ गुलाबी मीना या देसी मीना। उन्होंने किसी को ये चीज़ बताई नहीं कि ये मीना कैसे बनता है, और जब नहीं बताई तो उनके साथ में ही ये जो है कि मीना बनाने की, ये देसी मीना बनाने की कला उन्हीं के साथ चली गई। तो इतनी जगह काम देखने के बाद मुझे लगा कि रोज़ पिंक तो खाली बनारस में हुआ है, तो क्यों हुआ। तो देखा एक स्ट्राइक हुआ, कह रही चैती तो यहीं गाई जाती। दूसरा,
यहाँ पर चैत का महीना जो होता है वो श्रृंगार का, मंदिरों का श्रृंगार का महीना होता है, तो गुलाब के श्रृंगार होते थे। और बनारस की तबीयत को हम लोग गुलाबी तबीयत कहते हैं। हमें आके भांग के नशे को गुलाबी नशा बोलते हैं। हमारे यहाँ बुढ़वा मंगल जो होता है घाट पे, वो पानी के उस बजड़े पर होता है, उसके अंदर ये फूलों की, चैत के फूलों की होली खेली जाती है। इसलिए यहाँ पर है ही अपने गुलाबी का ही महत्व ज़्यादा है। और यहाँ का जो रंगत है वो गुलाबी अलग तरीके की है बनारस की, और हर तरीके से यहाँ पर गुलाबियत घुली हुई है। मेरा नाम दीपाली है। मैं 48 ईयर से बनारस में ही हूँ और मेरा परिवार बहुत पुराना परिवार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिवार है। मेरे पास एक 5 लड़का हार है गुलाबी मीने का। ये मेरी मम्मी के पास ही था 5 लड़ा एक, तो उसी को देख करके ही हमको बहुत शौक था, क्योंकि वो जो पहनती थी तो वो बहुत सुंदर लगती थी उसके साथ। और उन्होंने उसको मेरी शादी के टाइम में पहना था थोड़ी देर के लिए, तो वो याद थी मन में। और वही देख करके फिर हमने अपने हस्बैंड से कहा था कि मेरे लिए ऐसा बनवाना। जैसे आजकल की जो ज्वेलरी बनती है सबको बहुत पसंद आती है, वो बहुत सुंदर डिज़ाइन होते हैं, पर हमको इसमें लगता है वो शो ज़्यादा है, वो खुद के सुख के लिए नहीं है। और हमारे जो बनारस की हमारी पुरानी ज्वेलरी है तो उसको पहन करके अंदर से खुशी मिलती है, उसमें लगता है कि उसे वो मेरी ब्यूटी के लिए नहीं है। और जो अभी की ज्वेलरी है वो हमें लगता है कि बाहर की वो ज्वेलरी की ज़्यादा ब्यूटी है, उसका ज़्यादा दिखावा है कि हमने इतने बड़े डायमंड्स पहने। जो कस्टमर पहनते हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि रविशंकर जी, मैं अभी ये शोरूम से ये लेके आई थी, पहनती तो बहुत सुंदर चीज़ थी, मगर वो डेलिकेसी नहीं होती उसके अंदर, मशीन के अंदर, क्योंकि लगाव नहीं होता है, दिल का लगाव नहीं होता है। तो जब मशीन से बनती है, मशीन को क्या है, वो तो मेटल डला और पंच मारा और निकाल दिया उसमें। यहाँ तो शिद्दत से गाना सुनता रहता है, गाना गाता रहता है, एक एक उसको निगाह लगती है, उसका मन में लगा रहता है, तो उसके अंदर मेटल बोलने लगता है। वो हम लोग मेटल को आदमी कर देते थे, आज की संस्कृति ने आदमी को मेटल कर दिया है। हम जीवंत करते थे, लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, वो बोलने लगता था। मशीन क्रूड है, उसको कोई फीलिंग नहीं है, और कारीगर जब हाथ से काम करता है तो उसके अंदर फीलिंग है, तो वो फीलिंग उस आइटम में आती है। नेचुरल है कि वो निर्माण जो है ज़्यादा सुकून वाला होता है। हम सैकड़ों आदमी की रोजी रोटी छीन लेते हैं, एक मशीन वो काम कर देती है। क्यों किसी के पेट पर लात मारते हो, और फिर ऐसी ज्वेलरी क्यों बनाते हो जिससे कि इस राष्ट्र विश्व का क्या हो रहा है। बहुत कमर्शलाइजेशन और मशीनीकरण ने हमको कहाँ ला दिया, इंसान से हमको कहाँ बना दिया। रोबोट नहीं हो रहे हम, सुविधाओं के पीछे मरे जा रहे हैं। ज़िंदगी क्या हो रही है, क्या सुविधाजनक है? पहले गहनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी किसी के पास नहीं होती थी। जैसे जो है वो बहुत भारी, बहुत सुंदर, उसकी कारीगरी बहुत अच्छी होती थी, पर ये कोई आवश्यक नहीं, वो सब साड़ियों के साथ सब शादियों में पहन ली जाती थी। अब लोगों को मैचिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है कि इस साड़ी के साथ या इस फंक्शन में हम ऐसा पहनेंगे, तो इसलिए उनको वैरायटी बहुत चाहिए। तो जहाँ वैरायटी बढ़ गई वहाँ क्वालिटी कम हो गई। ताजमहल रोड नहीं बनता है, ताजमहल किसी कभी कभी कोई तबीयतदार आदमी बना देता है। सभी ज्वेलर कमर्शियल हो जाएंगे, और ज्वेलर का नाम कभी कमर्शियल है ही नहीं, वो तो फैमिली मेंबर है। किसी भी फैमिली में जाता था तो वो बेडरूम तक जाने की हैसियत खाली ज्वेलर की होती है, चाहे वो रजवाड़े हों कि इंडस्ट्रियल हाउसेज हों। वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, इतना। और जब 1947 के बाद स्टेटों की पराभव हुआ तो इनके लिए रोजी रोटी और इस तरीके की चीज़ें समस्या खड़ी हो गई। नए नए कानून निकलने लग गए, गोल्ड कंट्रोल आया, उसमें कारीगर बुरी तरह से बर्बाद हो गया।
इस आर्ट को करने के लिए बहुत शांत दिमाग चाहिए। ये कला है, ये इसके अंदर बहुत हर चीज की नाजुकियत हमको देखनी है। ये फूल पत्ती हमको नेचर से संबंधित चीजें हैं, तो अगर हमारे दिमाग स्थिर नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकते। और एक इसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि बैठना। इसके वजह से आज की पीढ़ी जो मोबाइल के अंदर जो ज़्यादा समय बिता सकती, वो इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं बिता। बनारस के अंदर सिर्फ गुलाबी मीनाकारी के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग इसको काम कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से इसके अंदर ही जुटे हुए हैं अभी। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये 10 से 15 भी अब लगता है कि नहीं रह पाएंगे। ये बात आम लोगों के समझ में नहीं आती है कि कारीगर को कभी प्रेशर, कलाकार को दबाव नहीं दिया जाता है। कला का विकास तभी होता है। और हम कमर्शियल लोग जो होते हैं वो चाहते हैं फटाफट जल्दी करें और बेचें, पैसा कमाएं। तो ये भैरवनाथ करके एक जगह है यहाँ, उस जगह वो चौराहा पड़ता है, अब तो सब बहुत बदल गया है। और ये पूरा का खेड़ा जो था वो कारीगरों का, आजू बाजू सारे मोहल्ले कारीगरों के थे। तो वो कारीगर सब असेंबल होते थे, तो तरह तरह की बातें होती थी। पहले ये काम कराते थे और मास्टर क्राफ्टमैन उसका, और ये सारे बच्चे उसको देखते थे, हाथ की स्टाइल को। ये घत बोलते हैं हम लोग, हाथ को रखने का तरीका। अगर हम मुझे यही टेबल पर अगर फाता है तो दूसरी टेबल दीजिएगा तो मेरा काम नहीं होगा। मुझे अपना ही पार चाहिएगा। पार बोलते हैं हम लोग, टेबल को पार बोलते हैं। मुझे अपना ही पार चाहिएगा। ये बड़ी भारी खासियत होती है भैया कि जो चीज़ों का वो रेगुलर इस्तेमाल करता है, अगर उससे हटा के दे दीजिएगा कोई दूसरी चीज़, काम तो करेगा, क्यों आर्टिस्ट है, मगर वो बात नहीं आएगी। तो ये मनमौजी जो स्वभाव कहते हैं। और शाम को सारे इकट्ठे होते थे। वो बूटी यहाँ की, बूटी मतलब वहाँ, बूटी यहाँ का ट्रेडिशन था। और मौज आप कितना कुछ करिए, इनके मौज में नहीं है तो ये काम नहीं हो पाता था। ये जो गोल्डस्मिथ्स थे, जो सुनार थे, वो एक केवल प्रोफेशनली नहीं तैयार करते थे, वो इस आर्ट को जीते थे। इस आर्ट के साथ वो इस आर्ट को अपने लाइफ का एक पार्ट मानते थे, और इस भाव से वो इसको बनाते थे कि हम इसको अपने लिए ही बना रहे हैं। इसलिए उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो उससे एक लगाव था, उसके कारण वो बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने पीसेस तैयार किए। और कंजर्वेटिज़म के कारण वो बनारस को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए बनारस से बाहर यहाँ के लोग गए नहीं, और ना ही उन्होंने अपने इस आर्ट को किसी दूसरे को सिखलाया। अभी भी आप देखिए, जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, जो यहाँ बसने वाले लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग, वो बनारस छोड़ के जाना नहीं चाहते। लोग शहर समझ के आते हैं, मुझे यही तकलीफ़ होती है। बाकी को शहर कहो, जो सड़कों पर बसा हुआ है ना बनारस, उसे शहर कहो। जब तुम रिवर बेल्ट पर आते हो कहो तो परिवार में आ रहा हूँ। 80 से लेके और वर्णा तक 5 किलोमीटर का एरिया परिवार है ये। जब इसको समझ के काम करोगे, आप इसको समझ के बनारस में रहोगे तो बनारस का मौज पाओगे। तब तुम्हें हमें पता एहसास होता है कि बनारस है क्या, क्यों बनारस से लोग चिपक गए। सांझ सबेरवा और आज काहे बोली आधी रतिया हो रामा रे, कोयल तोरी बोलिया 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 रे, सैया रोटी गई, सैया रोटी गई, सैया रोटी गई, हो रामा कोयल तोरी बोली बोलिया रे, से दिया से सैया रोटी गई। तो होत भोर कटी के होत भोर तोर खोतवा उजड़बो। हे कोयल, सुबह होने दो, तुम्हारा घोंसला उजाड़ देंगे। फिर विचार किया कि पेड़ रहेगा तो फिर घोंसला लगाएगी। तो होत भोर तोर खोतवा उजड़बो और कटैबो